शिवांश को काफी दिन हो गए थे सत्यम को दीनानाथ के पास वर्धा शहर में छोड़े हुए। आज अचानक से ही शिवांश को सुबह से सत्यम की बहुत याद आ रही थी। उसका मन सत्यम को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो सत्यम से जल्द मिलना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सत्यम किसी मुसीबत में आ गया है। जब शिवांश ने देखा कि सारे लोग जाग गए हैं तो उसने तुरंत ये बात जाकर ईशा को बताई। आज सुबह से ही मुझे सत्यम को लेकर बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सत्यम किसी मुसीबत में आ गया है, और वैसे भी हमें उसे वहां छोड़े बहुत दिन हो गए हैं। वो परेशान हो रहा होगा। मैं सोच रहा हूं जाकर के सत्यम से मिलाता हूं, उसे अपने साथ में ले आता हूं, क्योंकि अब आगे चलकर हमें आकृति के घर वालों को ढूंढने जाना है और मुझे नहीं पता उसमें कितने दिन लग जाएंगे। अब मैं सत्यम को और अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं आज ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। ईशा शिवांश से कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हें अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है? तो शिवांश कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। फिर ईशा बोली, तुम्हें इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। सत्यम अकेला नहीं है, वो दीनानाथ काका के साथ है, तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। कुछ दिन और रुक जाओ, फिर हम सब साथ में उसको लेने चलेंगे। पर शिवांश ईशा की बात नहीं सुनता है। वो फिर से कहता है, नहीं, मैं आज ही जाकर सत्यम को वापस लेकर आऊंगा। मुझे पूरा अंदेशा है कि वो किसी ना किसी मुसीबत में आ गया है और सत्यम मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इस तरीके से इतने दिनों तक दूर नहीं रख सकता। इस बात पर ईशा और शिवांश में थोड़ी सी बहस होने लगी थी। पता नहीं ईशा शिवांश को जाने से क्यों रोक रही थी, और दूसरी तरफ से शिवांश जिद पकड़कर बैठा था कि वो सत्यम से मिलने जरूर जाएगा। इन दोनों की बहस को जब अर्जुन ने सुना तो वो तुरंत कमरे में आकर पूछने लगा, क्या हो गया? तुम लोग इस तरीके से बहस क्यों कर रहे हो? कुछ बात है? शिवांश ने अर्जुन से कहा, मुझे सत्यम से मिलने की इच्छा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है उसको कुछ हो गया है और वो किसी मुसीबत में है। इसलिए मैंने ईशा से कहा कि मैं आज ही जाऊंगा सत्यम को लेने, पर मुझे नहीं पता ये मना क्यों कर रही है और मुझे रोक क्यों रही है। इतने दिनों से सत्यम अकेला है, अब तुम्हारा काम भी हो गया है। अब मैं सोच रहा हूं उसे अपने साथ ले ही आता हूं। तो अर्जुन शिवांश की बात सुनकर बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बड़े भाई, हमें जाकर सत्यम को ले आना चाहिए। वैसे भी अब काफी दिन हो चुके हैं और मुझे भी उसकी काफी याद आ रही है। वो भी यहां आएगा, हमारे साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। जब ईशा ने देखा कि अर्जुन ने भी शिवांश की बात पर हामी भर दी है तो ईशा वहां से चिढ़कर चली गई। शिवांश को अभी भी समझ नहीं आया कि ईशा को क्या हुआ है, वो उसे वर्धा शहर में जाने से क्यों रोक रही है। फिर अर्जुन शिवांश से बोला, बड़े भाई, हमें ना एक बार आयुष से भी पूछ लेना चाहिए। हो सकता है उसे भी अपने दादाजी से मिलने जाना हो। आप एक बार उससे पूछ लीजिए, फिर हम सब साथ में ही निकल जाएंगे ताकि हम समय से वापस आ जाएं। शिवांश कहता है, ठीक है, तुम चलने की तैयारी करो, मैं आयुष से पूछकर आता हूं। आयुष के पास जाकर शिवांश उससे कहता है, हम लोग वर्धा शहर में सत्यम से मिलने जा रहे हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे दादाजी से मिलने चलना है? जब आयुष ने यह सुना कि उसे अपने दादाजी से मिलने का मौका मिल रहा है तो वो खुशी से कूदने लगा और कहने लगा, हाँ, मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगा, पर आज अचानक से आपको वर्धा शहर में क्यों जाना है? शिवांश ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस सत्यम की याद आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर मिल आता हूं और उसे अपने साथ ही ले आऊंगा। तुम भी अगर साथ में चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। फिर शिवांश, अर्जुन और आयुष तैयार हो गए थे वर्धा शहर में जाने के लिए। अर्जुन ने अपने पिता से कह दिया था कि हम लोग वर्धा शहर जा रहे हैं, शिवांश के पालतू सुअर सत्यम को यहां लाने के लिए। हो सकता है हमें थोड़ा वक्त लग जाए वापस आने में, तब तक आप ईशा का ख्याल रखिएगा। सार्थक शिवांश के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन शिवांश ने सार्थक को रोक कर यह बोला, तुम अपनी बहन के साथ यहीं रुक जाओ, वैसे भी हम वापस ही आ जाएंगे। तो सार्थक भी ईशा के साथ कबीले में ही रुक गया था। आकृति सत्यम को नहीं जानती थी, इसलिए आकृति को नहीं पता था कि ये लोग कहां जा रहे हैं। जब शिवांश जाने लगा तो आकृति ने शिवांश से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे परिवार वालों को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, अब तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़कर कहां जा रहे हो? तो शिवांश मुस्कुराकर आकृति से बोला, अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, वर्धा शहर यहीं पास में है, वहां मेरा पालतू सुअर है,
जिसे मैं वहां छोड़ आया था। मैं उसे यहां पर वापस लाने के लिए जा रहा हूं। इतने दिनों से वो वहां पर मेरे बिना ही रह गया है। तो आकृति शिवांश से बोली, अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि तुम ये कबीला छोड़कर जा रहे हो। तो शिवांश आकृति से कहता है, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। जब तक तुम्हारा परिवार सही सलामत तुम्हें मिल नहीं जाता और मैं तुम्हें उन लोगों को नहीं सौंप देता, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम निश्चिंत होकर यहां रह सकती हो। शिवांश की बात सुनकर आकृति को हिम्मत मिल गई थी। फिर उसने खुशी खुशी शिवांश को विदा कर दिया। ईशा तो अभी भी चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो शिवांश को विदा करने के लिए बाहर भी नहीं आई। आज ईशा का व्यवहार शिवांश को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि शिवांश कहीं जा रहा है और वो उसे विदा करने नहीं आई। शिवांश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो ईशा को इतना परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ईशा का व्यवहार इतना बदल गया है। शिवांश बार बार मुड़कर ईशा को देख रहा था कि कहीं ईशा बाहर तो नहीं आई है, पर ईशा बाहर निकलकर नहीं आई। फिर अर्जुन शिवांश से कहता है, बड़े भाई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों को देर हो जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमें अब जल्दी से निकलना चाहिए। अर्जुन भी शिवांश से कहने लगा, हाँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब ये लोग वर्धा शहर के लिए निकल गए थे। शिवांश, अर्जुन और आयुष रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। तकरीबन आधे दिन के बाद वो लोग वर्धा शहर पहुंच गए। शहर की रौनक आज भी वैसी ही थी जैसे शिवांश छोड़कर गया था, पर वर्धा शहर में घुसते ही इन लोगों के दिल में एक धक्का सा लगा था, क्योंकि तीनों को ही विदुषी की याद आ गई थी। और सबसे पहले तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही उसे विदुषी की याद आई तो शिवांश समझ गया कि अर्जुन को क्या हुआ है। शिवांश अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, हम सब विदुषी की मौत के जिम्मेदार हैं। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो लड़की हमारी वजह से मर गई। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं उसके परिवार का सामना कैसे कर पाऊंगा। क्या बीत रही होगी उन लोगों पर। विदुषी कितनी अच्छी लड़की थी। तो अर्जुन शिवांश से कहता है, मैं अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं, सारी गलती मेरी ही है। शिवांश बोला, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस वक्त तो तुम्हें तुम्हारी याददाश्त भी ठीक से वापस नहीं मिली थी। इसमें बस हमारे हालात की गलती है। अब ये लोग अपने उस घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर दीनानाथ और सत्यम रह रहे थे। बीच में ही इन्हें विदुषी का घर भी मिला। विदुषी के घर को देखकर तो इन लोगों का दिल और ज्यादा मायूस हो गया। वो पहले से ही दुखी थे। शिवांश अर्जुन को बस समझा ही रहा था, तब तक विदुषी की मां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने जैसे ही शिवांश और अर्जुन को वहां देखा, उसने हाथ से इशारा करके उन्हें अपनी तरफ बुलाया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां उन्हें अपनी तरफ बुला रही है, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उन्होंने सोचा कि हमें नहीं जाना चाहिए, मगर विदुषी की मां को बहुत बुरा लगता, इसलिए उनके इशारे पर तुरंत शिवांश, अर्जुन और आयुष, वो तीनों ही उनके पास चले गए। विदुषी की मां ने शिवांश को देखा तो वो उसके गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, आज इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ, तुम्हारा काम हो गया क्या? तुम लोग यहां कैसे? तो अर्जुन ने विदुषी की मां को बताया, हम सत्यम को लेने आए हैं। सत्यम अभी तक दीनानाथ काका के पास ही रह रहा था इतने दिन से, तो हमें उसकी याद आ रही थी, इसलिए हम यहां उसको लेने चले आए हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं और वैद्य जी कैसे हैं? तो विदुषी की मां रोते हुए बोली, हमारी बेटी के जाने के बाद तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। हमें नहीं पता हम कैसे जिएं अब विदुषी के बिना। विदुषी ही हमारे जीने का एकमात्र सहारा थी। उसके जाने के बाद तो न कुछ अच्छा लगता है और न ही जीने की इच्छा रह गई है। शिवांश हाथ जोड़कर विदुषी की मां से बोला, हम आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। हमें पता है आपकी बेटी की मौत के जिम्मेदार हम लोग ही हैं। मुझे यह भी पता है कि आप हमें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगी, पर मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तो विदुषी की मां शिवांश के हाथों को पकड़कर कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और विदुषी की मौत के जिम्मेदार तुम लोग नहीं हो। विदुषी की मौत के जिम्मेदार कोई भी नहीं है। हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे और विदुषी की किस्मत में यही लिखा था, इसलिए
तुम मुझसे माफी मत मांगो। हाँ, मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी और तुम लोग भी मेरे बच्चे जैसे ही हो, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आओ, अंदर आकर बैठ लो, तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूं। यह सुनते ही शिवांश बोला, नहीं नहीं, अब आप तकलीफ मत कीजिए, और वैसे भी हमें जल्दी ही लौटना है, इसलिए हम मिलकर वापस चले जाएंगे। तो विदुषी की मां बोली, ठीक है, पर जाते जाते मुझसे मिलकर जाना, वैद्य जी तुमको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। उसकी मां ने ईशा के बारे में पूछा, ईशा कैसी है? शिवांश ने कहा, वो भी ठीक है, उसे हम वहीं छोड़कर आए हैं अपने भाई के साथ। अब घर पहुंचकर सबसे पहले शिवांश ने दरवाजा खटखटाया। दीनानाथ ने जब दरवाजे की दस्तक सुनी तो वो थोड़ा चौंक गया। आखिर मुझे बुलाने के लिए कौन आ गया है? क्योंकि इतने दिनों से दीनानाथ अकेला ही रह रहा था, न कोई आता था न कोई जाता था। सत्यम को भी यह बात बहुत अजीब लगी कि आज अचानक से दरवाजे पर कौन आ गया है। वो तुरंत भागकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दीनानाथ जब धीरे धीरे चलकर दरवाजे की तरफ आ रहा था, शिवांश ने एक बार फिर दरवाजा खटखटा दिया तो दीनानाथ अंदर से चिल्लाकर कहता है, अरे भाई कौन है? आ रहा हूं। ये बूढ़ा आखिर कितनी जल्दी चले, पीट पीट कर क्या घर का दरवाजा ही तोड़ दोगे? जो भी है रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सब्र करो। अपने दादाजी की आवाज अंदर से सुनकर आयुष को बहुत सुकून मिलता है। वो दीनानाथ की आवाज काफी दिनों बाद सुन रहा था। उसे अब उनसे मिलने की बेचैनी हो रही थी कि कितनी जल्दी वो अपने दादाजी को गले लगा ले। क्या होगा जब दीनानाथ और सत्यम इतने दिनों बाद आयुष, अर्जुन और शिवांश को अपनी आंखों के सामने देखेंगे? क्या शिवांश दीनानाथ को भी अपने साथ ले जाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश, अर्जुन, आयुष तीनों ही दीनानाथ और सत्यम से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। वो दरवाजे के पास खड़े होकर बस दीनानाथ के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। दीनानाथ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही दीनानाथ को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने जैसे ही आयुष, अर्जुन और शिवांश को अपने सामने खड़ा देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने तुरंत आयुष को गले लगा लिया। आयुष को गले लगाकर वो बार बार बस यही कह रहा था, आखिरकार तुम आ ही गए मेरे बेटे, तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुमको अपने दादाजी का ख्याल भी नहीं आया कि वो अकेले शहर में कैसे रहे होंगे। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम लोग कहां हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने भी नहीं आ पाया। तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। दीनानाथ आयुष को गले लगाकर बस बार बार यही कहे जा रहा था। आयुष दीनानाथ को गले लगाकर कहने लगा, दादाजी अब क्या सारी बातें आप बाहर ही कर लेंगे? हमें अंदर भी ले चलिए। फिर आयुष, शिवांश और अर्जुन अंदर चले जाते हैं। सत्यम जैसे ही शिवांश को देखता है वो खुशी के मारे कूदने लगता है। सत्यम पूरे घर में नाच रहा था। शिवांश को उसकी खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और सत्यम वाकई में शिवांश के जाने के बाद यह पहला दिन था जब इतना खुश था। दीनानाथ तुरंत बोला, ये देखो तुम्हारे आने से कितना खुश हो गया है, वरना इतना उदास रहता था जैसे कुछ हो गया है। सत्यम उछलकर शिवांश की गोद में आ गया। शिवांश सत्यम को गोद में लेकर ऐसे प्यार कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। इन दोनों का प्यार देखकर अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दीनानाथ शिवांश से कहता है, आज यहां आने की कोई खास वजह है? मुझे तो लगा था तुम लोग अभी कुछ दिन और वहां रुकोगे और फिर वापस आओगे। चलो अच्छा किया वापस आ गए। मुझे भी तुम लोगों से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। थक गया था इस शहर में अकेले रह रहकर। न यहां हमारे पास कोई आता है न हम कहीं जाते हैं। सारे दिन हम दोनों बस इस घर में बंद रहते हैं। मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं इस शहर में। जब से तुम लोग गए हो बिल्कुल अकेला हो गया हूं। दीनानाथ की बात सुनकर शिवांश उससे बोला, अब आप परेशान मत होइए, अब हम यहां पर आ गए हैं, अब आप इत्मीनान से हमारे साथ रह सकते हैं।
शिवांश दीनानाथ को अभी ये नहीं बताना चाहता था कि शिवांश अब फिर से वापस जाएगा, वरना दीनानाथ का दिल टूट जाता। दीनानाथ आयुष को देखकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इतने दिनों में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आई? तो आयुष मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, मुसीबत कैसी? मैं तो वहां पर बस अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास करने गया था और कुछ नहीं। आप बताइए, आप कैसे हैं? आपको यहां कोई परेशानी तो नहीं हुई इतने दिनों में? तो दीनानाथ बोला, नहीं, परेशानी तो कोई नहीं हुई, बस हम अकेले थे। बाकी एक बात तो है, ये शहर बहुत अच्छा है। यहां किसी को किसी से मतलब नहीं है। इतने दिनों में न कोई हमारे पास आया और ना ही किसी ने हमें परेशान करने की कोशिश की। शिवांश बोला, चलिए ये तो अच्छी बात है, वरना आप तो कितना घबरा गए थे जब आपकी कुटिया जल गई थी। आप तो मुझसे कह रहे थे कि आपको कोई नया ठिकाना नहीं मिलेगा, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नया ठिकाना दिलाकर रहूंगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको अपना नया घर पसंद आया। सत्यम अभी भी शिवांश की गोद में बैठकर इधर से उधर सहला रहा था खुद को। शिवांश को देखकर सत्यम इतना खुश था कि उसकी खुशी बाहर तक छलक रही थी। फिर शिवांश की गोद से सत्यम अर्जुन की गोद में चला गया। अर्जुन के साथ भी वैसा ही व्यवहार सत्यम ने किया जैसा शिवांश के साथ। अर्जुन को देखकर सत्यम बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दीनानाथ ने जब सार्थक और ईशा को नहीं देखा तो उसने सवाल किया, ईशा को तुम कहां छोड़ा है? उसे अपने साथ नहीं लाए हो क्या? तो शिवांश बोला, नहीं, हम उसे कबीले में ही छोड़कर आए हैं। वो अपने भाई के साथ रुकी हुई है। तो दीनानाथ बोला, अरे तुम्हें उसे भी साथ लाना चाहिए था। अब तो तुम लोग रुकने वाले हो ना, अब वो वहां अकेली क्या करेगी? दीनानाथ की इस बात पर आयुष, शिवांश और अर्जुन तीनों ही शांत हो गए। तीनों की चुप्पी देखकर दीनानाथ समझ गया था कि ये लोग यहां रुकने नहीं आए हैं। ये देखकर दीनानाथ की आंखें आंसुओं से भर गई। वो बोला, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम सब अब मेरे साथ यहीं रुकोगे। मैं अब और इस शहर में अकेला नहीं रुक सकता। और तुम लोगों ने मुझे अभी अभी बोला ना कि वापस नहीं जाओगे। तो शिवांश बोला, मैं यहां सत्यम को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी साधना पूरी नहीं हुई है। जब तक मैं एक मार्शल संत नहीं बन जाता तब तक मैं नहीं रुक सकता, इसलिए मेरा जाना जरूरी होगा। आज मेरा बहुत मन हो रहा था आप लोगों से मिलने का, और सत्यम को भी बहुत दिन हो गए थे मुझसे दूर हुए। इसलिए मैंने सोचा था कि शहर आकर आपको देख भी लूंगा और सत्यम को अपने साथ लेकर चला भी जाऊंगा। जब दीनानाथ ने यह सुना कि शिवांश अब सत्यम को भी अपने साथ ले जाएगा तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। वो गुस्से में उठकर दूसरी तरफ चला गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अब सत्यम को भी अपने साथ ले जाओगे तो क्या मैं इस घर में अकेला रहूंगा? अब तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो आयुष बोला, दादाजी, वो पहाड़ी इतनी ऊंची है, आप वहां कैसे चल पाएंगे? और वैसे भी वो कबीला इतना अच्छा भी नहीं है। ये घर उससे बहुत अच्छा है, आप यहीं रुकिए। जब हमारे काम खत्म हो जाएंगे तो वैसे भी मुझे यहीं आपके पास ही आना है। पर दीनानाथ आयुष की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। दीनानाथ ने जिद पकड़ ली थी कि इस बार वो भी इन लोगों के साथ जाएगा। पर शिवांश दीनानाथ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अब आने वाले दिनों में शिवांश के ऊपर बहुत सारे खतरे आने वाले थे, और शिवांश उन खतरों में दीनानाथ काका को नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था दीनानाथ को मनाने की। लेकिन दीनानाथ शिवांश या किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर अर्जुन ने बात शांत करने के लिए बोला, अरे आप लोग अभी से इस बात पर क्यों बहस कर रहे हैं? कौन सा हमें अभी के अभी वापस जाना है? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद ये सब सोच लेंगे। शिवांश समझ गया कि अर्जुन माहौल बदलना चाहता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। फिर दीनानाथ बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूं। दीनानाथ रसोई घर में चला गया। वहीं सत्यम शिवांश की गोद में बैठकर आराम कर रहा था। शिवांश ने अर्जुन से कहा, लगता है दीनानाथ काका नहीं मानने वाले हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। पर मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ वो भी चलें और उन पर कोई भी मुसीबत आ जाए। फिर अर्जुन कुछ सोचकर आयुष से बोला,
तुम कुछ दिन यहीं अपने दादाजी के पास क्यों नहीं रुक जाते? वैसे भी अब वहां पर ऐसा कुछ खास काम नहीं है। तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है। मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ दिन रुक कर अपने दादाजी के साथ उनकी सेवा करो, और अगर भविष्य में हमें कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें दोबारा लेने आ जाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर आयुष थोड़ा सा निराश हो गया था, क्योंकि आयुष का मन भी वापस जाने का था, पर अब वो अपने दादाजी की हालत देखकर उन्हें और अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद आयुष ने अर्जुन से कहा, ठीक है, हम इस बारे में जब जाएंगे तब बात करेंगे। अभी मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। शिवांश आयुष से बोला, वैसे इसमें कुछ सोचने जैसा नहीं है। मुझे अर्जुन की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। दीनानाथ काका को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें उनके साथ ही रुक जाना चाहिए। आयुष अभी भी चुप था। वो अभी भी इसी समस्या में था कि वो क्या करे, यहां पर रुके या फिर शिवांश के साथ वापस चला जाए। तब तक दीनानाथ अंदर से इन लोगों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ले आता है। खाने को देखकर तो इन लोगों की भूख और बढ़ गई थी। सबसे पहले तो आयुष दीनानाथ के बनाए खाने पर टूट पड़ा। उसने इतने दिनों बाद अपने दादाजी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाया था। शिवांश और अर्जुन भी खाना खा रहे थे। शिवांश दीनानाथ से कहता है, आपको सत्यम ने इतने दिन परेशान तो नहीं किया? वैसे मुझे पता है ये बहुत शरारती है। पर फिर दीनानाथ कहता है, नहीं नहीं, इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। अगर ये ना होता तो पता नहीं मैं इस शहर में कैसे रहता। मुझे इससे लगाव हो गया है। मुझे इसके पास रहना अच्छा लगता है, और इसे भी मेरे पास रहना अच्छा लगता है। बस इतने दिनों से ये कुछ ठीक से खा नहीं रहा था, इसलिए मुझे इसकी चिंता होने लगी थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। वाकई इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। यह सुनकर शिवांश सत्यम को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, मुझे गर्व है तुम पर। अब तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जब सत्यम ने अपनी तारीफ सुनी तो सर उठाकर शिवांश के पैरों को चाटने लगा। अब दीनानाथ शिवांश और आयुष से पूछ रहा था, मुझे भी बताओ, इतने दिन वहां क्या हुआ है? आखिर तुम लोग कौन से काम से वहां गए थे? तुम लोगों ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो आयुष अपने दादाजी को कुछ बताने वाला ही था कि शिवांश तुरंत कहता है, आराम से सब कुछ पूछ लीजिएगा, अब तो आयुष यहीं रुकने वाला है। दीनानाथ ने यह सुना कि आयुष वापस नहीं जा रहा है तो वो आयुष से बोला, हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी चिंता है। अब तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ। आयुष भारी मन से मुस्कुराकर दीनानाथ से कहता है, हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, अब मैं आपके साथ यहीं रुकने वाला हूं। पर दिल में आयुष ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। आयुष शिवांश के साथ जाना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो शिवांश के साथ नहीं जाएगा तो शिवांश जो भी साधना तकनीकें सीख रहा है, आयुष वो कभी नहीं सीख पाएगा, और फिर एक मार्शल योद्धा कभी नहीं बन पाएगा। आयुष का एकमात्र सपना था शिवांश जितना ताकतवर बनना, पर अब उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो यहां पर रुक जाएगा तो वो बहुत सारी चीजों से दूर हो जाएगा। लेकिन आयुष के पास कोई चारा भी नहीं था, या फिर किसी और कोई बात नहीं बता सकता था। रात को दीनानाथ, आयुष और अर्जुन तो सो गए थे, पर सत्यम अभी भी जागा हुआ था और शिवांश उसके बगल में बैठा था। सत्यम शिवांश से बोला, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मुझे तो लग रहा था तुम मुझे लेने आओगे ही नहीं। तो शिवांश हंसते हुए सत्यम से बोला, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं, मिलकर चला जाऊंगा। तुम अभी भी यहीं दीनानाथ के साथ रुकोगे, और वैसे भी उन्होंने तो बताया है कि तुम दोनों को अब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। सत्यम शिवांश से बोला, तुम ठीक हो ना? इतने दिन तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आई? तो शिवांश सर नीचे कर सत्यम से कहता है, मुसीबतों का तो मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना रिश्ता है। अगला दिन बीत गया था। शिवांश, अर्जुन और सत्यम को अब कबीले में वापस जाना था, पर शिवांश को वर्धा शहर में इतना सुकून मिल रहा था कि उसका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो अर्जुन से बोला, क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? शिवांश वर्धा शहर में रुक जाएगा या फिर सत्यम को अपने साथ लेकर तुरंत वापस चला जाएगा।
आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगला दिन बीत गया था। शिवांश, अर्जुन और सत्यम को अब कबीले में वापस जाना था, पर शिवांश को वर्धा शहर में इतना सुकून मिल रहा था कि उसका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो अर्जुन से बोला, क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? तो अर्जुन कहता है, बड़े भाई, हम लोगों ने पिताजी को बोला था कि हम जल्द से जल्द वापस आएंगे, इसलिए हमें कल ही यहां से निकल जाना चाहिए अपने कबीले की तरफ। दूसरे दिन शिवांश वापस जा रहा था कि तभी अर्जुन ने उसे याद दिलाया कि विदुषी की मां ने हमें मिलने के लिए बोला था एक बार। शिवांश बोला, हाँ, मुझे याद है। अब वो लोग दीनानाथ और आयुष से विदा ले लेते हैं और सत्यम को अपने साथ लेकर अर्जुन, शिवांश विदुषी के घर की तरफ निकल जाते हैं। आयुष उन लोगों को जाता हुआ देखता है तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। वो तुरंत शिवांश को रोककर कहता है, मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हें मेरी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे वापस जरूर लेने आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक मार्शल योद्धा बनना चाहता हूं और मेरा ये सपना तुम ही पूरा कर सकते हो। तो शिवांश आयुष से बोला, हाँ, मुझे पता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम सिर्फ दीनानाथ काका का ख्याल रखो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मार्शल योद्धा बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। चलो, अब हमें बहुत देर हो जाएगी, हमें यहां से चलना चाहिए। फिर विदुषी के घर के बाहर पहुंचकर शिवांश विदुषी की मां को आवाज देने लगा। विदुषी के पिताजी की हालत भी विदुषी की मां जैसी हो गई थी। वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो फूट फूट कर शिवांश और अर्जुन के सामने रोने लगे और कहने लगे, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो कितनी सीधी और कितनी सुंदर थी। कोई इतनी बेरहमी से मेरी बेटी को कैसे मार सकता है? शिवांश और अर्जुन बस चुपचाप खड़े होकर वहां विदुषी के पिताजी को देख रहे थे। जब विदुषी की मां ने उनके पति की रोती हुई आवाज सुनी तो वो दरवाजे पर आ गईं। जब उन्होंने शिवांश और अर्जुन को देखा तो वो समझ गईं। फिर वो अपने पति से बोली, अब आप इस तरीके से मत रोइए। देखिए, बच्चे वापस आए हैं, हमें खुशी खुशी विदा करना चाहिए। हमारी बेटी के साथ तो जो होना था वो हो गया, पर ये भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। इतना बोलकर विदुषी की मां शिवांश, अर्जुन और सत्यम को अंदर लिए चली जाती है। अंदर जाकर वो शिवांश से कहती हैं, इनकी बात का बुरा मत मानना, उन्हें बस अपनी बेटी की मौत का सदमा लगा है, वरना वो दिल के बुरे नहीं है। तो शिवांश बोला, नहीं, आपको इस तरीके से कहने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि उन्हें विदुषी की मौत का सदमा लगा है और विदुषी आप लोगों की इकलौती बेटी थी। शिवांश विदुषी की मां से बोला, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? आपको कुछ खास काम था क्या हमसे? तो विदुषी की मां शिवांश का हाथ पकड़कर कहने लगी, अब हमारी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है और मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे जैसे ही बनकर रहोगे। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम हमारी मदद के लिए आओगे, क्योंकि अब इस दुनिया में अकेले गुजारा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदुषी की मां की बात सुनकर शिवांश की आंखें आंसुओं से भर आईं और वो उनसे बोला, आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी मुसीबत हो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आपकी मदद के लिए जरूर चलाऊंगा। आपने मुझे अपना बेटा माना है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी अपना काम निपटाकर वापस वर्धा शहर में आप लोगों से मिलने आऊंगा। और वैसे भी आयुष यहीं पर है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसे बेहिचक कह दीजिएगा, वो आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। चलिए, अब हमको विदा करिए, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन शिवांश से बोला, बड़े भाई, मुझे लग रहा था कि जैसे आयुष का मन नहीं था वापस रुकने का, उसका मन हमारे साथ ही आने का था। तो शिवांश बोला, हां, मुझे भी ऐसा ही लगा, पर वो क्या कर सकता था, दीनानाथ काका उसे आने नहीं देते। पर जब तक आयुष हमारे साथ था, एक बात तो है, उसने हमारी बहुत मदद की है। वो बिल्कुल निडर है। इतनी छोटी उम्र में इतना निडर इंसान मैंने पहली बार देखा है। और आयुष के अंदर मार्शल आर्ट्स को लेकर जो ललक है सीखने की, वो इस उम्र में लोगों में कम ही होती है। इस वजह से मैं भी चाहता हूं कि वो एक बहुत बड़ा मार्शल योद्धा बन जाए, उसका सपना पूरा हो जाए। शिवांश बोला, एक बार आकृति के घर वाले मिल जाएं और मैं आकृति को उन्हें सौंप दूं,
उसके बाद मैं फिर कहीं और ध्यान नहीं लगाऊंगा, केवल अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास करूंगा। अब मुझे जल्द से जल्द एक मार्शल संत बनना है। काफी दिन बीत गए हैं मुझे ऐसे ही समय व्यर्थ करते हुए। मेरे माता पिता भी आखिर मेरा अब इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनसे वादा करके आया था कि अब की बार जब भी आऊंगा मार्शल संत बन के ही आऊंगा। अर्जुन बोला, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा एक मार्शल संत बनने में। बस हमें आकृति को उसके घर पहुंचाना है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ साधना तकनीकों का अभ्यास करना ही रह जाएगा। अर्जुन और शिवांश के मुंह से बार बार आकृति का नाम सुनकर सत्यम को थोड़ा अजीब लगा, तो वो तुरंत बोल उठा, अभी आकृति कौन है? तो शिवांश बोला, कोई नहीं, हमारी नई दोस्त है। जब तुम चलोगे ना तब उससे मिल लेना। वैसे वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसका व्यवहार बहुत पसंद आएगा। तो सत्यम शिवांश से बोला, अरे वाह, नई दोस्त बना ली? ईशा ने तुमको नया दोस्त बनाने दिया? तो अर्जुन शिवांश को चिढ़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ईशा हमसे नाराज है। जाते समय भी इन्हें विदा करने के लिए नहीं आई थी। शिवांश को जैसे ही यह बात याद आ गई तो वो थोड़ा मायूस हो गया और उसे ईशा की याद आने लगी। ईशा को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दिनों से वो शिवांश के साथ बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है और शिवांश को पता भी नहीं है कि ईशा किस वजह से उससे नाराज है। अर्जुन समझ गया कि शिवांश को अर्जुन का मजाक पसंद नहीं आया है, तो अर्जुन माफी मांगते हुए बोला, बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो शिवांश उससे बोला, नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ईशा के बारे में सोच रहा था। जब से मैं कालचेश कबीले से वापस आया हूं, ईशा का बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। वो पता नहीं मुझसे किस वजह से नाराज है। तो अर्जुन शिवांश से बोला, हो सकता है आकृति का यहां पर रहना ईशा को पसंद नहीं आ रहा हो, इस वजह से वो आपसे नाराज है। तो शिवांश ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर मैंने उसे साफ साफ बता दिया है कि आकृति सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा को ही पसंद करता हूं और किसी लड़की को नहीं। और पता नहीं शायद वो मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो अर्जुन कहता है, थोड़ा समय दीजिए, अपने आप खुद ही समझ जाएगी। और वैसे भी आकृति अपने घर जाने ही वाली है, कुछ दिनों में हम उसके घर वालों को ढूंढ ही लेंगे। रास्ते में चलते चलते शिवांश आकृति की दी हुई अंगूठी को देखे जा रहा था। शिवांश सोच रहा था कि जिस दिन ईशा को पता चलेगा इस उपहार के बारे में, ईशा और ज्यादा नाराज ना हो जाए। ईशा को लेकर शिवांश के मन में डर बैठ गया था, क्योंकि ईशा की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। शिवांश को ऐसा लग रहा था कि कहीं यह नाराजगी उनके रिश्ते के बीच में दरार न डाल दे। शिवांश ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था। शिवांश ईशा को बेहद पसंद करता था, वो उससे दूर एक पल भी नहीं रह सकता था। शिवांश ने अपने मन में ठान लिया कि आज कबीले पहुंचने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, शिवांश ईशा और अपने बीच की सारी बातें सुलझा लेगा और अपनी लड़ाई को भी खत्म कर देगा। वो ईशा के सारे सवालों के जवाब देकर उसके मन से शक निकाल देगा कि आकृति शिवांश की दोस्त से ज्यादा कुछ है। अपने ख्यालों में डूबे डूबे शिवांश को पता ही नहीं चला कि वो कब कबीले तक पहुंच गया है। अर्जुन शिवांश से बोला, बड़े भाई लीजिए, हम अपनी मंजिल तक आ गए। शिवांश ने देखा कबीला अब ज्यादा दूर नहीं है। सत्यम तो बहुत ज्यादा उत्सुक था कबीले की तरफ जाने के लिए। वो दूर से ही कबीले को देखकर बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था ये कितना बड़ा कबीला है। कबीले के बाहर पहुंचते ही अर्जुन ने अपने पिताजी के लिए खबर भिजवा दी। जब सरदार को मालूम चला तो वो दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, अरे वाह, तुम वापस आ गए, चलो अच्छी बात है। फिर जब सरदार ने सत्यम को देखा तो वो बोले, तो तुम लोग इसे लेने गए थे? तो अर्जुन मुस्कुराकर कहने लगा, यही तो वो दोस्त है जिसको हम वहां से लेने गए थे। तो सरदार हंसकर बोला, अरे ये तो काफी सुंदर शूकर है। तो अर्जुन अपने पिताजी से कहने लगा, हाँ, पर सत्यम को कम समझने की गलती मत करिएगा। पिताजी, ये भी कम शरारती नहीं है, आप इसके साथ रहिए, आपको इसकी हरकतें समझ में आ जाएंगी। शिवांश की नजरें अभी भी ईशा को ढूंढ रही थी। ईशा नहीं आई थी। सार्थक जरूर आ गया था। सार्थक जब अर्जुन और शिवांश को देखता है तो वो खुश हो जाता है और सत्यम को उठाकर अपनी गोद में खिलाने लगता है।
फिर शिवांश सार्थक से पूछता है, ईशा कहाँ है आखिर? सार्थक बोला, वो अंदर है। शिवांश अंदर कमरे में जा ही रहा था कि तब तक ईशा खुद ही बाहर आ जाती है। सत्यम को देखकर ईशा काफी खुश हो जाती है और वो सत्यम को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगती है। ईशा को देखकर सत्यम भी अपने शरीर को उसके हाथों में सहलाने लगता है। ईशा सत्यम को प्यार से सहला रही थी और उससे पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो? इतने दिन हमारे बिना तुम्हें हमारी याद तो नहीं आई? मुझे तो तुम्हारी रोज याद आती थी। मैं सोच रही थी कि कब तुमसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक आकृति वहां जाती है। आकृति शिवांश को वापस देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। शिवांश भी आकृति को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर शिवांश आकृति से बोलता है, लो ये रहा सत्यम, यही मेरा दोस्त है, इसी को लेने मैं वहां गया था। सत्यम को देखकर आकृति उसे खुद के हाथों में लेने से रोक नहीं पाई। उसने तुरंत ईशा के हाथों से सत्यम को छीन लिया। यह बात ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ईशा चिढ़कर फिर अंदर चली गई। आकृति सत्यम को देखकर कहने लगी, ये कितना सुंदर है, मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर जानवर नहीं देखा। शिवांश आकृति से बोला, अभी रुक जाओ, इसकी हरकतें देखोगी तो ऐसा नहीं बोलोगी, ये बहुत ज्यादा शरारती है। अपनी तारीफ सुनकर तो सत्यम इस वक्त 7वें आसमान पर था। वो आकृति की गोद में ऐसे खेल रहा था जैसे वो बरसों से आकृति को जानता है, और आकृति भी सत्यम के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे सत्यम को पहले मिल चुकी है। ईशा जब अंदर चली गई तो शिवांश ने अब उसके पीछे जाना ठीक समझा। शिवांश तुरंत ईशा के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और ईशा से कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आज ऐसा पहली बार हुआ कि मैं कहीं बाहर गया हूं और तुम मुझे विदा करने तक नहीं आई। ईशा शिवांश की बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप दरवाजे के पास ही खड़ी रही। शिवांश ने फिर ईशा से पूछा, आखिर तुमको क्या हुआ है? तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे तुम्हारी समस्या का समाधान निकालूंगा? ईशा कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी और ईशा की चुप्पी शिवांश को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। शिवांश बार बार बस ईशा से यही पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? थोड़ी देर के बाद ईशा भागकर शिवांश के गले लग जाती है। ईशा को इस तरीके से गले लगा देखकर शिवांश समझ गया था कि ईशा को कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आखिर कौन सी बात ईशा को इतना परेशान कर रही थी? क्या ईशा शिवांश को बताएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश बार बार बस ईशा से यही पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? थोड़ी देर के बाद ईशा भागकर शिवांश के गले लग जाती है। ईशा को इस तरीके से गले लगा देखकर शिवांश समझ गया था कि ईशा को कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। शिवांश ईशा को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उससे पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से तुम इतनी नाराज हो। पर ईशा तो शिवांश को कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं थी। काफी देर पूछते रहने के बाद जब शिवांश थक गया पूछते पूछते, तो वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और कबीले के बाहर जाकर बगीचे में खड़ा हो गया। शिवांश अभी भी इसी बात से परेशान था कि ईशा को अचानक से ऐसा क्या हो गया है, वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ देर बाद ईशा को जब ये समझ आया कि शिवांश के साथ उसने अच्छा नहीं किया है और उसके इस व्यवहार से शायद शिवांश नाराज हो गया है, तो ईशा शिवांश को मनाने के लिए बाहर चली गई। ईशा ने कबीले में सब जगह ढूंढा पर उसे शिवांश कहीं पर नहीं मिला। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तुमने शिवांश को कहीं देखा है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने बड़े भाई को काफी देर से नहीं देखा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो ईशा ने मुस्कुराकर अर्जुन के सामने बात टाल दी। हाँ हाँ, सब ठीक है, मुझे शिवांश से थोड़ा काम था, इसलिए मैं उसको ढूंढ रही हूं। तो अर्जुन बोला, आप बाहर जाकर देख लीजिए, शायद बड़े भाई वहां ही होंगे। फिर अर्जुन की बात मानकर ईशा बगीचे की तरफ चलने लगती है। ईशा के बगीचे में पहुंचने से पहले आकृति वहां पहुंच जाती है और आकृति शिवांश को ऐसे अकेला बैठा देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो तुरंत शिवांश के पास जाकर उससे पूछने लगती है, तुम्हें क्या हुआ? शिवांश आकृति को बता ही रहा होता है कि तभी ये सब ईशा पीछे से देख लेती है।
ईशा जब बाहर जाकर देखती है कि शिवांश आकृति के साथ बगीचे में है, तो इस बात से तो ईशा के गुस्से को और ज्यादा चिंगारी मिल गई थी। ईशा ने तुरंत शिवांश और आकृति के बीच कुछ चल रहा है यही समझ लिया। उसने जानने की कोशिश भी नहीं की कि शिवांश वहां अकेला क्यों खड़ा है या फिर आकृति उससे क्या बात करने गई है। ईशा फिर से अपने कमरे में गुस्से में चली गई और कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उस पूरे दिन ईशा और शिवांश के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवांश बगीचे में ही खड़ा था। आकृति ने जब उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तो आकृति के सामने भी शिवांश ने अपनी बात टाल दी। शिवांश को ऐसा लग रहा था कि ईशा उसे मनाने के लिए आएगी, पर ईशा शिवांश को मनाने नहीं आई। यह बात शिवांश को बहुत ज्यादा बुरी लगी। अब उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। रात में सब खाना खाने के लिए एक साथ बैठे थे, पर ईशा और शिवांश दोनों ही नहीं आए थे। जब अर्जुन ने यह देखा कि ईशा और शिवांश खाना खाने नहीं आए हैं, तो उसने सार्थक से पूछा, ईशा कहाँ है? तो सार्थक ने बोला, दीदी अपने कमरे में ही है, वो सुबह से ही बाहर नहीं आई है। फिर अर्जुन ने बोला, बड़े भाई भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आकृति बोली, कोई बात नहीं, मैं शिवांश का खाना उसके कमरे में ही ले जाकर उसे दे देती हूं। फिर आकृति शिवांश का खाना लगाकर उसके कमरे में ले जाती है और सार्थक ईशा के लिए खाना उसके कमरे में लेकर चला गया। आकृति और अर्जुन समझ गए थे कि कोई बात तो जरूर है। तभी ईशा और शिवांश ऐसे उखड़े उखड़े से घूम रहे हैं। आकृति अर्जुन के पास आकर बोली, क्या तुम्हें पता है कि शिवांश को क्या हुआ है? मैंने आज सुबह से ही देखा है कि उसने किसी से ज्यादा बात भी नहीं की और वो शायद नाराज है किसी बात से। तो अर्जुन बोला, नहीं, मुझे नहीं पता बड़े भाई किस बात से नाराज हैं। 2 दिनों से ईशा भी कुछ ऐसी ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवांश और ईशा के बीच कुछ हुआ है, तभी लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं और हमसे भी बात नहीं कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द क्या हुआ है इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर आकृति बोली, मैं तो ईशा से जाकर कुछ पूछ नहीं सकती क्योंकि ये उनका निजी मामला है और मुझे कुछ ऐसा बताएगी भी नहीं, पर तुम शायद शिवांश से पूछो तो वो तुम्हें जरूर बताएगा कि आखिर कौन सी बात है जिस वजह से ये दोनों इतना परेशान घूम रहे हैं। अर्जुन आकृति से कहता है, ठीक है, अभी तुम सो जाओ, मैं कल जाकर बड़े भाई से जरूर पूछ लूंगा कि क्या हो गया है, वो इस तरीके से नाराज क्यों हैं। रात हो गई थी, पर शिवांश अभी भी ईशा के बारे में सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि ईशा इतनी कैसे बदल गई कुछ ही दिनों में। पहले तो शिवांश के नाराज होने पर ईशा तुरंत उसे मनाने के लिए चली आती थी, पर आज पूरा दिन हो गया और ईशा उसे मनाने के लिए नहीं आई। और दूसरी तरफ ईशा भी यही सोच रही थी कि शिवांश बहुत ज्यादा बदल गया है। आज उसने पूरे दिन बात करने की कोशिश भी नहीं की और आकृति के साथ बातें कर रहा था। शिवांश और ईशा के बीच गलतफहमियां बढ़ रही थी और यही उनके रिश्ते में दरार डाल रहा था। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन सबसे पहले शिवांश के कमरे में गया और बोला, बड़े भाई आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया? आप जब से वर्धा शहर से वापस आए हैं कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अर्जुन की बात सुनकर शिवांश उससे बोला, हाँ मैं ठीक हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन शिवांश से कहता है, अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके भाई जैसा ही हूं, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझूंगा। जब शिवांश ने देखा कि वो अर्जुन के साथ अपने दिल की बात साझा कर सकता है, तो इस वक्त शिवांश के मन में जो भी चल रहा था उसने सब कुछ अर्जुन के सामने कह दिया। शिवांश ने अर्जुन को बताया कि जब से वो कालशेष कबीले से वापस आया है और आकृति उसके साथ आई है, ईशा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। ईशा का व्यवहार शिवांश के प्रति बहुत अजीब होता जा रहा है। जब से वर्धा शहर से आया है, ईशा किसी बात से नाराज है और शिवांश के कई बार पूछने पर भी नहीं बताया कि वो किस बात से नाराज है। अर्जुन समझ गया था कि ईशा को क्या बात परेशान कर सकती है। वो तुरंत शिवांश से बोला, बड़े भाई मुझे ऐसा लग रहा है ईशा को आकृति का यहां होना पसंद नहीं आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आपके और आकृति के बीच कुछ है। तो शिवांश अर्जुन की बात को काटकर कहने लगा, नहीं, पर मैंने ईशा को ये बात बिल्कुल साफ बता दी थी कि मैं और आकृति सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अगर वो फिर भी इस बात को अपने दिमाग में लेकर बैठी है तो बताओ इसका मैं क्या कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में
ईशा के अलावा कोई लड़की नहीं आ सकती। ये बात मैं ईशा को बार बार बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे ये बात पता होनी चाहिए। और आकृति मेरी सच में सिर्फ अच्छी दोस्त है। पहले जरूर आकृति के मन में मेरे प्रति प्यार था, पर जब से मैंने उसको ईशा के बारे में बताया है, तब से आकृति के मन में कुछ भी नहीं है। फिर अर्जुन शिवांश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बड़े भाई, आप ज्यादा परेशान मत होइए, उन्हें कुछ समय दीजिए, ईशा अपने आप ठीक हो जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर शिवांश कहता है, हां, तुम शायद सही कह रहे हो। कुछ दिन बाद ईशा की नाराजगी कम हो जाएगी, तब मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है। पर कल मुझे बहुत खराब लगा जब मेरे नाराज होने पर ईशा मुझे मनाने नहीं आई और उसने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की। तो अर्जुन बोला, कल वो भी खाना खाने बाहर नहीं आई, ना आ पाए थे। तब मैं और आकृति भी समझ गए कि कुछ तो हुआ है। फिर शिवांश अर्जुन से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे पास चलकर मेरा हाल पूछने के लिए आए। मैं सच में किसी से इस बात को साझा करना चाहता था, पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं ये बात किससे कहूं। अर्जुन शिवांश से कहता है, बड़े भाई, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात ऐसी होती है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, आप बेझिझक आकर मुझसे कह दिया करिए। दोपहर का समय था। सारे लोग कबीले में आराम से बैठे थे। शिवांश, सार्थक और अर्जुन आपस में बातें कर रहे थे। आकृति भी वहीं थी और कबीले का सरदार भी वहीं था। तभी अचानक से ईशा अंदर से बाहर आती है और वो सार्थक से कहती है, जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम अपने शहर वापस जा रहे हैं। ईशा की बात ने सबको एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। सबसे पहले तो सार्थक ईशा से बोल उठा, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपने घर वापस जाना है? और तुम ये बात जानती हो कि हम अभी वापस नहीं जा सकते, हमारे लिए वहां कितना खतरा है। तो ईशा सार्थक से चिल्लाती हुई बोली, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं बड़ी हूं, मैं जितना कह रही हूं उतना करो, मुझे यहां नहीं रुकना है। मैं अब अपने शहर वापस जाना चाहती हूं, मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। ईशा के इस तरीके से चिल्लाने से सार्थक बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। वो तुरंत उस जगह से उठकर अपने कमरे में चला गया। शिवांश को भी समझ नहीं आया कि ईशा ये सब क्यों बोल रही है। शिवांश ईशा से पूछने ही वाला था, तब तक कबीले का सरदार कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें यहां कोई परेशानी हुई है क्या? बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से तुमने यहां से जाने का क्या सोच लिया? तो वो सरदार से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जगह तो बहुत अच्छी है और यहां मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। पर अब बहुत दिन हो गए हैं मुझे मेरे पिताजी से दूर रहे, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। और वैसे भी मुझे लगता है कुन्नूर शहर में हमारे लिए अब कोई खतरा नहीं होगा। मुझे मेरे घर की याद आ रही है, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूं। ईशा की बात सुनकर कबीले का सरदार उससे कहता है, ठीक है, अब अगर तुमने जाने की ठान ही ली है तो मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ दिन और यहीं रुक जाओ। अभी भी ठीक तरीके से तुम लोगों के ऊपर से खतरा नहीं टला है, पता नहीं कब कौन सी मुसीबत आ जाए। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूं। आकृति ईशा से बोल ही रही थी कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, तो ईशा आकृति से कहती है, तुम हो तो यहां रुकने के लिए, अब मेरा जाना ही ठीक है। ईशा का यह व्यवहार आकृति को पसंद नहीं आया, पर आकृति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि ईशा पहले ही किसी बात से परेशान है, और चुपचाप आकृति वहीं बैठ गई। जब ईशा जगह को छोड़कर चली गई तो शिवांश आकृति के पास जाकर उससे बोलता है, तुम ईशा की बात का बुरा मत मानना, आजकल मुझे भी नहीं पता उसको क्या हो गया है, वो क्यों इतने गुस्से में रहती है। तो आकृति मुस्कुरा कर बोली, मुझे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगता है, मुझे पता है वो मेरे यहां होने से खुश नहीं है, इसलिए मैं उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती हूं। फिर आकृति शिवांश से कहती है, पर तुम ये बात जरूर पता लगाओ जाकर कि अचानक से ईशा को ऐसा क्या हो गया कि वो अपने शहर वापस जाना चाहती है। तो शिवांश आकृति से बोला, हाँ, मैं अभी जा रहा हूं उससे पूछने। मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी कि ईशा अचानक से वापस क्यों जाना चाहती है, जबकि वो खुद अपनी मर्जी से हमारे साथ आई थी। आखिर क्या हुआ था ऐसा कि ईशा अचानक से नागवंश कबीले को छोड़कर अपने शहर कुन्नूर वापस जाना चाहती थी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
ईशा के ये बोल देने के बाद कि वो वापस अपने घर कुन्नूर शहर जाना चाहती है और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। शिवांश भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। वो ईशा के कमरे में जाते ही ईशा से गुस्से में कहता है, क्या जो तुम अभी बाहर बोलकर आई हो वो सब सच है या सिर्फ तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा बोलकर आई हो? शिवांश की बात सुनकर ईशा उससे कहती है, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ नहीं बोलकर आई हूं। मुझे सच में मेरे घर जाना है। अब मैं एक और दिन यहां नहीं रुक सकती। शिवांश ईशा का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, ऐसा क्या हो गया यहां पर कि तुम अब यहां एक पल नहीं रुकना चाहती हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है? मैं 2 दिन से तुम्हारे व्यवहार को देख रहा हूं। तुम मुझसे नाराज हो और ना ही तुम मुझे बता रही हो कि आखिर बात क्या है। शिवांश की बात सुनकर ईशा कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्या मैं मेरे घर वापस नहीं जा सकती हूं? क्या मैं अपने पिताजी के पास वापस नहीं जा सकती? शिवांश तुरंत बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वहां पर वापस जरूर जा सकती हो और मैं तुम्हें खुद वहां वापस लेकर जाऊंगा, पर अभी माहौल ठीक नहीं है। अभी तुम वहां वापस नहीं जा सकती और अगर तुम वापस गई तो तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें वहां क्यों जाने दिया। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। उन्होंने मेरे भरोसे पर तुम्हें और सार्थक को यहां भेजा था। इसलिए जब तक मुझे यह नहीं लगने लगेगा कि अब तुम्हें कुन्नूर शहर में कोई खतरा नहीं है, तब तक तुम यहां से वापस नहीं जा सकती। और यहां पर समस्या ही क्या है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। जब तक हम यहां चाहें तब तक रुक सकते हैं। शिवांश की बात सुनकर ईशा बिल्कुल चुप हो गई थी। शिवांश को अब लगा जैसे ईशा डर गई है शिवांश के इस तरह बात करने से। तो शिवांश कहने लगा, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस वक्त अपने शहर में जाना ठीक नहीं होगा। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वैसे भी मैं तुमसे पूछने ही आने वाला था। इस बात पर ईशा बोली, अच्छा तो तुम मुझसे पूछने आने वाले थे। 2 दिन हो गए, तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्यों नाराज हूं या फिर कौन सी बात मुझे परेशान कर रही है, पर तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त से फुर्सत मिले तब ना। शिवांश बोला, नई दोस्त? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? गुस्से में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम कुछ भी बोले चले जा रही हो। मैं कल तुमसे पूछने आया था, पर तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बाहर चला गया। तुम भी तो मुझे मनाने एक बार भी नहीं आई। तो ईशा बोली, मैं मनाने आई थी, पर तुम उस वक्त आकृति के साथ बगीचे में खड़े थे, तो मैंने सोचा तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वहां से वापस चली गई। ईशा की यह बात सुनते ही शिवांश पूरा मामला समझ गया था। शिवांश समझ गया था कि ईशा को अब गलतफहमी हो चुकी है और उसी गलतफहमी के चलते ईशा शिवांश से नाराज है। शिवांश ईशा का हाथ पकड़ के उसे वहीं बिठा देता है और उससे कहता है, अब जो मैं बोल रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। कल जब तुम बगीचे में आई थी और तुमने आकृति को मेरे साथ देखा था, तो उस वक्त आकृति थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आई थी। उसने मुझे बगीचे में अकेला खड़ा देखा तो उसने मुझसे दोस्ती के नाते ये पूछना सही समझा कि मैं किस बात से परेशान हूं, और शायद उसी वक्त तुम भी आ गई होगी और तुम्हें वो सब देखकर बुरा लग गया। पर मैं तुम्हें सच में कह रहा हूं, आकृति वहां पहले नहीं थी, मैं अकेला ही खड़ा था। ईशा बोलती है, तो बता दिया तुमने आकृति को कि आखिर क्या हुआ था? शिवांश बोला, नहीं, मैं अपनी और तुम्हारे आपस की बातें किसी से नहीं बताता हूं, आकृति को भी नहीं। मैंने उससे सिर्फ यही कहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर बगीचे में आकर खड़ा हो गया हूं, और उसके बाद आकृति वहां से चली गई थी। अगर तुम्हें बात इतनी परेशान कर रही थी तो ये बात तुम कल ही आकर मुझसे पूछ सकती थी। तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं और आकृति आपस में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें बात समझने में कितना और समय लगेगा। आकृति के मन में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और जितनी जल्दी हो सकता है मैं आकृति को छोड़ आऊंगा। एक बार उसके भाई या फिर पिताजी मुझे मिल जाएं। अभी मैं आकृति को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। उसने बहुत भरोसे से दोस्ती के नाते मेरे साथ आने के लिए बोला था। अब मैं उसे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से तुम और सार्थक मेरी जिम्मेदारी हो। एक बार आकृति के घर वाले मिल जाएं
तो ये तुम्हें भी पता है कि आकृति उनके साथ ही रहेगी, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की न कभी आई है न कभी आएगी। मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूं और तुम्हें ही पसंद करता रहूंगा। ये बात तुम मुझसे बार बार भी पूछोगी, तब भी मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। अगर आकृति और मेरे बीच कुछ होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका होता, पर हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम बस अच्छे दोस्त हैं, और अब मैं ये बात तुम्हें सिर्फ आखिरी बार बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं अब इसके आगे तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। इस वक्त शिवांश को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ईशा उस पर विश्वास नहीं कर रही है। इतने दिनों से ईशा ने एक ही बात अपने मन में बिठा कर रखी है। शिवांश जाते जाते ईशा से बोल गया कि अभी भी अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम सार्थक के साथ अवश्य यहां से जा सकती हो। यह कहकर शिवांश बाहर चला गया। ईशा कमरे में अकेली बैठी थी। उसे शिवांश की बातें समझ आ गई थी और उसे खुद के व्यवहार पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। कितने दिन से शिवांश से बिना वजह ही नाराज घूम रही थी। अब तो शिवांश भी नाराज हो गया था। अब ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवांश को कैसे बनाए। शिवांश ईशा से इतना नाराज कभी नहीं हुआ था, पर आज उसे नाराज होना भी चाहिए था। ईशा का व्यवहार काफी बुरा था इतने दिनों तक। ईशा को अकेला बैठा देख आकृति उसके कमरे में आ गई। आकृति को कमरे में आता देख ईशा तुरंत झटपट खड़ी हो गई और अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। ईशा आकृति से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आकृति बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकती हूं? तो ईशा आकृति से बोली, हाँ हाँ बोलो, क्या हो गया है? आकृति बोली, देखो मुझे ठीक से तो नहीं पता है कि तुम्हारे और शिवांश के बीच में क्या चल रहा है, पर मुझे यह जरूर पता है कि उसकी वजह मैं हूं। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूं। हाँ, मेरे मन में शिवांश के लिए पहले प्यार था, पर जब से मुझे पता चला है कि शिवांश और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, मैं सच बोल रही हूं, तब से मेरे अंदर शिवांश के लिए कुछ भी नहीं है। वो बस मेरा अच्छा दोस्त है, और दोस्ती के नाते ही मैं शिवांश के साथ यहां पर हूं। तुम्हें अगर लगता है कि मेरे और शिवांश के बीच में कुछ चल रहा है तो तुम्हें बहुत गलत लग रहा है, और तुम्हें शिवांश जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचता तक नहीं है। अगर शिवांश को मेरे साथ रिश्ता रखना ही होता तो वो मुझे बता देता, पर उसने तो तुम्हारे पीठ पीछे भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, और ये बात मैं तुम्हें सामने से कहने आई हूं। इसलिए अब और ज्यादा लड़ाई मत करो और गलतफहमी मत बढ़ाओ। इससे रिश्ते कमजोर ही होते हैं। मैं तो कुछ दिन में यहां से चली जाऊंगी। जैसे ही मेरे भाई और मेरे पिताजी मुझे मिल जाएंगे मैं वापस चली जाऊंगी, पर तुम्हें और शिवांश को तो हमेशा साथ रहना है। इस तरह से तो तुम लोग कभी साथ नहीं रह पाओगे, और मैं सच में नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। इसलिए आगे से अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो तुम मुझसे आकर पूछ लेना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं और शिवांश बस अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि जाकर शिवांश से माफी मांग लो और उसे मना लो। वो 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान घूम रहा है क्योंकि तुमने उससे बात नहीं की है, और अगर वो नाराज है तो उसके पास नाराज होने की वजह है। इसलिए तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर आकृति खड़ी हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते आकृति ईशा से बोली, कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। आकृति के जाने के बाद ईशा यही सोच रही थी कि वो किस तरीके से शिवांश को मनाए, क्योंकि बातों से तो शिवांश नहीं मान रहा था। फिर ईशा ने सोचा कि वो एक बार फिर जाकर के शिवांश के सामने सारी बातें कह देगी और उससे माफी मांग लेगी। शिवांश बाहर ही बैठा था, पर उसके साथ अर्जुन भी था। ईशा ने पीछे से अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन वहां से उठकर ईशा के बैठने के बाद भी शिवांश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो शांति से वहीं बैठा है। तकरीबन काफी देर तक ये लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे आसमान को देखते रहे। फिर ईशा ने शिवांश से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो शिवांश ने ईशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर ईशा कहती है, हां मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और मेरी गलती भी है, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं।
मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं तुमसे वादा करती हूं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे और आकृति की किसी भी बात से नाराज नहीं होंगी और मुझे आकृति से भी कोई समस्या नहीं है। इस तरह से मुझसे नाराज मत रहो, मुझे माफ कर दो। ईशा की बात सुनकर शिवांश उससे बोला, हां मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारी कुछ चीजें बहुत बुरी लगी। 2 दिन से तुमने मुझसे बात नहीं की, सिर्फ इस गलतफहमी के चलते कि तुम मुझसे आकर पूछ सकती थी और मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बता दी थी। फिर भी तुम उस बात को दिल में बिठाकर इतने दिनों से मुझसे नाराज घूम रही थी और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम यहां से जाने की बात करने लगी, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देख सकता। तो ईशा शिवांश से बोली, नहीं नहीं, अब मैं वापस जाने की बात नहीं करूंगी। जब तक तुम चाहते हो तब तक मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। फिर हम साथ में ही वापस चलेंगे अपने शहर। मुझे माफ कर दो। फिर शिवांश मुस्कुराकर ईशा को गले से लगा लेता है और कहता है, ठीक है ठीक है, अब तुम्हें इतनी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, पर तुम भी आगे से ऐसा कुछ हो तो मुझसे पूछ लेना आकर, ना कि बातें अपने मन में दबा कर रखो। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। ईशा भी खुश थी और शिवांश भी। क्या ईशा के मन की सारी गलतफहमी खत्म हो गई थी या अभी भी कुछ बचा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।